सादर नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। आज मैं आया हुआ हूं न्याय के मंदिर में, यानी कि हल्द्वानी जजी कोर्ट से ये वीडियो होने जा रहा है। और ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम दो चार होते हैं नियम कानून से, उस नियम कानून का भी पता आपको इस वीडियो में चलेगा। और हमारे बड़े भाई राजन सिंह मेहरा जी जो हैं बार काउंसिल के सदस्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि जो अधिवक्ता हैं या फिर जो पुराने हैं और नए हैं, जो बच्चे अधिवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ कर रहे हैं, तो उनका भविष्य किस तरीके का होगा, उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो मेरे साथ हैं श्रीमान राजन सिंह मेहरा जी, तो आइए सीधी बात उनसे करते हैं। नमस्कार राजन जी, कैसे हैं आप? मेहरा जी आप? नमस्कार। ठीक, सबसे पहले जो लोग आपको जानते नहीं हैं तो एक सूक्ष्म सा परिचय आप अपना दे दीजिए। मैं राजन सिंह मेहरा हूँ। मैं इस हल्द्वानी कोर्ट परिसर में पिछले विगत 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और विधि व्यवसाय से पहले मैं टीचिंग की लाइन में था। उसको छोड़ के आया मैं वहाँ से, क्योंकि ये एक स्वतंत्र व्यवसाय है और लोगों से जो आम समस्या होती है उसका निराकरण करने में इसमें बहुत इजी गोइंग हम लोगों को कनेक्टिविटी होती है। तो 16 सालों से श्रीमान मेहरा जी जो हैं इस व्यवसाय में हैं और लोगों की दुख तकलीफ परेशानी जो हैं वो साझा कर रहे हैं। तो सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा परेशानी इस व्यवसाय में क्या आती है, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। जब प्रारंभिक स्टेज में यहाँ पर हम लोग आते हैं तो समस्या ये है कि एक टाइम में यहाँ पर केसेस बहुत आते थे। हाँ। उस समय जो है कई रूलिंगें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी। अब कई ऐसी रूलिंगें सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि 60 साल से जो नीचे की सजाएं हैं वो थाने से ही जमानतें मिल जाती हैं। हाँ। तो इस आधार पर जो है काम की क्वांटिटी कम हो गई है अधिवक्ताओं के लिए। पहले जो चालान होते थे, इस परिसर में जो चालान आते थे वो आते थे, सारे यहाँ पर आते थे। हाँ। अब सरकार ने कहीं ना कहीं एक बंदिश के तहत मतलब ऑनलाइन उनको कर दिया गया है, जिससे अधिवक्ता के माध्यम से अगर वो चालान होते थे तो समय पर उनको मिल जाता था, सब कुछ उनका निराकरण समय पर हो जाता था, एक सही हाथों के से होता था। अब वर्तमान समय में सरकार ने सोच तो सही बनाई कि ऑनलाइन कर दे, लेकिन अधिवक्ता जो वादकारी है उनको उसकी पीड़ा झेलनी पड़ती है। अब जैसे एक छोटे से चालान हल्द्वानी कोर्ट में आते थे पहले, हाँ जी। वो चालान अब नैनीताल सीजीएम कोर्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ से हल्द्वानी का जिसका चालान अगर हुआ होगा, माना लाल कुआं में होगा, उसको आना जाना पहुँचना और उसके चालान ढूंढने में उसके कई दिन लग जा रहे हैं। उसको सरकार ने उसको ध्यान नहीं रखा। इसलिए जैसे प्रॉपर पहले था, अगर वैसे होगा तो अधिवक्ताओं को रोजगार भी मिलेगा और सही क्रम में जो है जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको भी न्याय मिल पाएगा। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आप बार काउंसिल जो सदस्य हैं उसके पद हेतु आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो कैसे आपको मन में ख्याल आया और ये किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? अगर आप इसको आप सदस्य बन जाते हैं तो फिर क्या क्या चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं जो आप वेलफेयर करेंगे? थोड़ा सा। एक्चुअली समस्या ये है कि जो आम अधिवक्ता है, सरकार ये सोचती है कि अधिवक्ता बहुत ज़्यादा कमाता, हमारी तुलना एक सुप्रीम कोर्ट से लगा दिया जाता कि वहाँ के अधिवक्ताओं के बराबर इनकी इनकम होगी, अर्निंग होगी, इनका स्टैंडर्ड होगा। एक्चुअली लोअर कोर्ट में आपने देखा धरातल में क्या है, यहाँ पर कितने अधिवक्ता आते हैं। हाँ। वो तुलना करना कहीं ना कहीं गलत है। मेरा ये मानना है कि अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी समस्या होती क्या है, जब हम लोग यहाँ पर आए हैं विधि व्यवसाय करते हैं तो कोई अधिवक्ता यहाँ पर बीमार हो जाता है तो सबसे पहले कोई भी आदमी देखता अपनी संस्था की ओर देखता है। संस्था से तो हमें कुछ मिलता नहीं है। फिर हम देखते हैं सरकार की ओर। सरकार ने जब से हम लोगों को इतने साल हो गए विधि व्यवसाय में, 1963 में जो एडवोकेट एक्ट बना, उसके बाद अधिवक्ताओं के हित में कोई भी ऐसा काम नहीं किया। कोई भी हमारे वहाँ पर अधिवक्ता की कोई ऐसा एक्ट पास नहीं किया कि यार अधिवक्ता का मेडिक्लेम हो जाए, डेथ क्लेम हो जाए, पेंशन सुविधा हो जाए, जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिल जाए। ऐसी कोई भी सुविधा सरकार की ओर से आज तक हमें नहीं मिली है। और क्योंकि जबकि हम अधिवक्ता समाज ये है कि हर वर्ग के साथ, हर समाज के साथ हमेशा सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देकर रेवेन्यू जनरेट करता है, विधिक कार्यों में करता है, उनके निःशुल्क जो क्लाइंट होते हैं उनको विधिक से संबंधित सारी चीज़ें, समस्याओं का निराकरण करता है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सरकारों ने भी जो है हमारे अधिवक्ताओं को अलग थलग रखा हुआ है। ठीक, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप चुन लिए जाते हैं तो आप सदस्य बन जाते हैं बार काउंसिल के, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होंगी? मेरी प्रथम प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले जब अधिवक्ता आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई अगर बीमार हो गया, हाँ जी, वो बीमार हो गया तो वो हमारी संस्था या कोई भी संस्था उसको कोई भी
फाइनेंशियल उसको जो है सपोर्ट नहीं होता। तो नया अधिवक्ता है, जूनियर है, पता चला 100 रुपया दिन भर आ नहीं रहा और आदमी को 10-15 लाख की, तो मेडिक्लेम होना आवश्यक है। सही बात। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान सब स्टेटों ने जो है अपने अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम कर रखा। एक हमारा स्टेट ऐसा है जहाँ 5-6 लाख अधिवक्ता जो है प्रैक्टिस करते हैं। हमारा स्टेट जो वर्तमान में हमारी जो अभी हमें मिला है उसमें 15,000 अधिवक्ताओं को दिखा रखा। क्या उत्तराखंड सरकार 15,000 लोगों का मेडिक्लेम और डेथ क्लेम नहीं कर सकती है? छोटा सा राज्य है, हम लोग उनको सुविधा दे रहे हैं। हर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, करोड़ों अरबों का रेवेन्यू जनरेट हम करके देते हैं, कुछ तो हिस्सा उसमें वकीलों का होना चाहिए, कुछ तो सरकार ने देना चाहिए उसमें। सही बात है। और देखिए यहाँ पर मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूँ कि हॉस्पिटल या फिर इस तरीके की जगहों पर या फिर मेडिक्लेम वगैरह चीज़ें जो ये हैं, ये आदमी अपने शौक़ से नहीं लेता है। जब आदमी बीमार पड़ता है तभी वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है और वहाँ पर इलाज वगैरह कराता है। महाराज कि मैं तो विदेशों में रहा, मैंने ट्रैवल किया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेडिकल की जो सुविधा है ना, वो आपको बाय बर्थ ही मिल जाती है वहाँ पर। क्योंकि भैया आप बीमार होंगे तभी तो जाएंगे मेडिकल लेने के लिए या फिर हॉस्पिटल में। तो बहरहाल यहाँ पर हम एकदम फ्री तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मेहरा जी की बात बिल्कुल सही है। देखिए, विधि के कार्यों में अपना सहयोग देते हैं और हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं जो अधिवक्ता हैं। तो उनको कभी भी एक्सीडेंटल है, कभी भी कुछ है, चोट पटक, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं क्योंकि रोड पे चल रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूर उनको मेडिक्लेम मिलना चाहिए। मेहरा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सीनियर अधिवक्ता हैं, जैसे जो आपसे भी सीनियर हैं और वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले तो वो इसी पे डिपेंडेंट थे, उनका घर परिवार सब इसी से चल रहा था, तो क्या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि जो एक सर्टेन टाइम के बाद जब सीनियर बन जाता है व्यक्ति, तो उसको कुछ पेंशन या फिर कुछ इस तरीके के स्टाइफंड टाइप की कुछ ऐसी चीज़ें हमारे स्टेट में चल रही हैं या कहीं पर भी चलती हैं इस तरीके की चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे जितनी मेरी जानकारी है, 25 साल उत्तराखंड बार काउंसिल को बने हुए, जो लोगों को हमने यहाँ से चुन के भेजा, उनका दायित्व बनता था सरकार के सामने इन मुद्दों को उठाया जाए। हाँ, जितनी मेरी नॉलेज है, हाँ, आज तक इस संबंध में हमारे बार काउंसिल के जो जीत के जाते हैं, केवल इलेक्शन तक आते हैं, उन्होंने नहीं रखा। जब हम किसी से मांगेंगे उसको ये बताएंगे कि इन स्टेटों में ये चीज लग चुकी है, छत्तीसगढ़ पेंशन दे रही है हमारे अधिवक्ताओं को। जब हम सरकार से मांगेंगे तभी तो सरकार हमें देगी। हम सरकार पर लांछन तभी लगा सकते हैं जब सरकार के पास हमने ये मुद्दे रखे हों। हमने जब मुद्दे ही नहीं रखे, जो हमारे जीते हुए हैं वो आजीवन आते हैं, जीतते हैं यहाँ पर, अपने अपने लोग हैं। इस तरह ये भीड़ इस समय ये जो है वो समझते हैं कि अधिवक्ताओं को कैसे न कैसे रिश्तेदारी, नातेदारी, मेरा जूनियर तेरा जूनियर करके बोल ले लें और उसके बाद वो 5 साल 7 साल 8 साल तक नहीं जीते। विडम्बना भी है, 5 साल के लिए हमें चुनते हैं, हम 8-9 साल में जो है यहाँ चुनाव होते हैं और अधिवक्ताओं के हित में कोई काम नहीं हुआ। मतलब कि जो है हमारा जो चुनाव होते हैं वो भी नियमित नहीं है। और दूसरा मेरा जी ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जो चुन के चला जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता। जैसे जो जनप्रतिनिधि भी हैं, आप तो जानते ही हैं, मैं जनप्रतिनिधियों से भी 2-4 होता हूँ, तो जनप्रतिनिधि भी पता नहीं जब तक नॉर्मल आदमी रहते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके पता नहीं क्या उनकी मेमोरी वीक हो जाती है या उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपने ही लोगों को भूलने लगते हैं और अपनी समस्याओं को भूलने लगते हैं। बहरहाल मेरा जी ये बताइए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या है, ये इसकी मांग आप रख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से एक है, जब हम कहीं पर जाते हैं, जैसे मैं क्रिमिनल का काम करता हूँ, ठीक, 2 पक्षी होते हैं, एक पक्षी होता है, विपक्षी होता है। हाँ, जिससे हम यहाँ पर कोर्ट में आर्गुमेंट विपक्षी का अपना क्लाइंट का अगर पक्ष रखते हैं, दूसरा पक्षी हमसे खुन्नस रखता है, ठीक हो गया, विदेश हो सकता है वो हमारे साथ कोई अनहोनी कर दे, अच्छा, हो सकता है कुछ कर दे। तो हम भी चाहते हैं कि कोर्ट में जो जैसे सरकारी कर्मचारियों के तौर पर जज को सुविधा मिलती है कि कोई भी अगर सरकारी काम में व्यवधान डालता है, उस व्यवधान के कारण जो उसको एक सजा का प्रावधान उसमें किया गया है, हम भी ये चाहते हैं कि जो सुविधा है, अगर कोर्ट परिसर में हम कोर्ट ऑफिसर कहलाते हैं, जब जज को वो सुविधा ही मिल रही है, उसी प्रकार से अधिवक्ताओं को भी प्रोटेक्शन के तहत जो है उसकी रक्षा हो, कोई उसके चैम्बर में घुस के उसके साथ हाथापाई न करें, कोई रास्ते में उसके साथ बदतमीजी न करें या कोई चैम्बर में आके न करें। क्योंकि अधिवक्ता एक विधि व्यवसाय करता तो जरूर है, एक पक्ष रखेगा, एक पक्ष के विपक्ष में होगा, और कभी कभी क्या होता है ना, विपक्ष वाले अधिवक्ताओं के साथ अनहोनी कर सकते हैं, उनके बाल बच्चों तक समस्या, उसके घर परिवार को बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो मेरा मानना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन आज के दिन में अगर विधि व्यवसाय करना है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। देखिए, आप मेडिकल में जब भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की आप अव्यवस्था फैलाते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी। तो उसी तरीके की मांग, ये जायज़ मांग जो है मेहरा जी कर रहे हैं और सभी एंटायर अपने जितने अधिवक्ता हैं, भाई बहन जितने भी हैं, उन सब के लिए कर रहे हैं।
तो ये इसका स्वागत होना चाहिए। मेहरा जी, मैं मेरी तरफ से तो आपको साधुवाद है और बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी नेक नीयत से आप चीज़ों को कर रहे हैं। तो मैं अब आपसे ओवरऑल जानना चाहूँगा कि जैसे आप चुन लिए जाते हैं या फिर लोग आपको चुनने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी मेन प्रायोरिटी क्या होंगी? जैसे आप डे 1 से क्या स्टार्ट करेंगे चीज़ों को करना? सबसे पहले आप क्या रखेंगे पटल पर? देखो भाई साहब, ईमानदारी से अगर कोई आदमी काम करे ना, कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है। सही बात। अगर मैं ईमानदारी से काम करने की इच्छा रख के अगर वकीलों के बीच में जा रहा हूँ, मैं भी प्रतिभा कर रहा हूँ, मेरा 61 में अभी नंबर है, क्रमांक में, मैं लोगों से यही आह्वान कर रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट बोर्ड दो। इन लोगों को आपने 25 साल दे दिए, मेरे को 5 साल दे दो। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो अगला इलेक्शन तो आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि यार सबसे जो महत्वपूर्ण आज के दिन में हमारे है, हर अधिवक्ता का मेडिक्लेम होना चाहिए। और होता क्या है ना, कभी कभी हमारे असामयिक अगर कोई अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ उसका एक परिवार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको एक डेथ क्लेम मिलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। सारे अगर, और उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे वहाँ वृद्ध जो अधिवक्ता है एक उम्र करते हैं 50 से 60 साल, इस बार काउंसिल को देते हैं और कमा के भी देते हैं, उसमें रेवेन्यू के तौर पर कमा के। तो हमारा दायित्व बनता है कि यार उसको कुछ न कुछ 10-20 हज़ार रुपया बतौर एक पेंशन, उसको जब घर में रहता है अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करता है, उसको मिलना चाहिए। अब हमारे यहाँ आते हैं जूनियर बच्चे नहीं, अब जूनियर बच्चे आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो काम तो सारा इतना है नहीं। जूनियर बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा? कोर्ट में आएगा, जब कोर्ट में आएगा नहीं, सीखेगा नहीं, उसके बाद काम ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? उसके लिए कम से कम लोग कह रहे हैं कि यार 10-20-50 हज़ार, मैं ही कह रहा हूँ, कम से कम बच्चा अगर माना कहीं से आता, उसका आना जाना, उसका मोबाइल का खर्चा, दिन में थोड़ा सा उसका खाने पीने, जो भी हो सके वो बार काउंसिल की हम लोगों का प्राथमिकता रहेगी, उस अधिवक्ता को मिला वो प्रैक्टिस करें। हमारे लिए, उनके लिए नहीं कि जो वकालत की डिग्रियां तो बहुत खुल गई, बहुत स्कूल खुल गए, ऐसे ऐसे कॉलेज खुल गए, कहीं ना कहीं इसका भी व्यवसायीकरण हो गया पूरा हमारे वकालत का। पहले हमारा क्या था, एक अल्मोड़ा होता था, एक गढ़वाल होता था, तो जितनी क्वांटिटी उत्तराखंड को चाहिए होती है उतने अधिवक्ता निकलते थे। आज के दिन में अधिवक्ताओं की मतलब एक व्यवसायीकरण की तरह चला गया। तो नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा। अगर उनको रास्ता नहीं मिला, रास्ते से भटकेंगे तो विधि व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं दाग लगेगा बाहर जाके। मेरा ये मानना है उनको सही पटल में उनको थोड़ा राशि दिया जाए, मिलने के बाद वो आएंगे यहाँ, विधि व्यवसाय सुचारू रूप से करेंगे, अपनी डिग्निटी मेंटेन करेंगे, अपनी पद की गरिमा रखेंगे, जिससे समाज में हमारी छवि बनी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे विधि व्यवसाय हो चाहे कहीं पर भी हो, अगर हमें, देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन, लोग कहते हैं ना मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो अर्थ होता है, यानी कि पैसा होता है। अगर आपकी जेब में पैसा ही नहीं आ रहा है, फिर आप किस तरीके से अपने घर परिवार को चलाएंगे या फिर अपनी दैनिक जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे आप पूरा करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहरा जी कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे जो नया बच्चा आ रहा है, जो नए अधिवक्ता बन के आ रहे हैं, उनको कुछ सपोर्ट मिले, बेसिक सपोर्ट मिले, ताकि वो एटलीस्ट अपनी जगहों पर रहें। तो ये बात बहुत सही लगी मुझे। और मेहरा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दैनिक जो हम लोग रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं, तो रोज़मर्रा में जो कुछ नॉर्मल धाराएं होती हैं या फिर चालान होते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स का, जो लोग हैं? नॉर्मल जो चालानें होती है, हाँ, अगर कोई विधि के खिलाफ जाके कोई कार्य करता है, हाँ, पुलिस तभी चालान करती है। ठीक, चालान करती है। अब बहुत लोगों की एक भ्रांति रहती है कि पुलिस गलत करती है। पुलिस को व्यक्तिगत किसी से खुन्नस नहीं होती है। आप गलत काम करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट आपको रखा गया है। उस पनिशमेंट को, अब मैं तो पहले ही कहूँगा कि भैया ऐसा काम ना करो जिससे आपके खिलाफ कोई छोटे चालान हो जाए, ये करें। तो जो भी अगर होता है तो मौके में मेरा मानना है कि अगर कोर्ट आता है, कोर्ट में अपना पक्ष रखा, आपके साथ गलत है तो आपके अपने अधिवक्ता के माध्यम से आए और सही करके उसको न्यायालय के सामने रखा है, और यहाँ से न्याय जरूर मिलता है, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलता। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, अभी आपने देखा रिसेंटली कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर मतलब आपको सजा तक हो सकती है, ये हमने रिसेंटली देखा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए कि हमारी आज़ादी कहाँ तक होती है, क्योंकि हम किसी और व्यक्ति की आज़ादी को या फिर उसकी प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। बिल्कुल हो सकती है। हाँ, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे की आज़ादी आप छीन लो। आपकी आज़ादी दूसरे की आज़ादी नहीं है। इस प्रकार अगर कोई किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, गलत चीज़ बोल रहा है और गलत प्रचार कर रहा है, उसके लिए वो व्यक्ति आपके साथ क्रिमिनल केस के साथ साथ आपके ऊपर मानहानि भी डाल सकता है, क्योंकि उसके समाज में जो है उसकी प्रतिष्ठा कहीं धूमिल होती है। उससे सबको बचना चाहिए। आप करें, आप ट्यूब में जाए, अपनी बातें रखें, लेकिन किसी के व्यक्तिगत छवि को धूमिल ना करें, मेरा मानना है। सही बात। तो देखिए, मैं आपसे मेरी यही कोशिश थी कि मेहरा जी से थोड़ी बातें क्लियर की जाएं, और मैं हर एक वीडियो में और हर एक अपने प्लेटफॉर्म से यही बोलता हूं कि आपको अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो बातें संयमित और सैद्धांतिक तरीके से होनी चाहिए, यानी कि वो आपका
तौर तरीके आपके ठीक होने चाहिए, उससे किसी को ठेस या किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। क्यों मेरा जी, ये बात ठीक है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल 100% सही है। देखिए, हम लोग किसी को ये अहम नहीं होना चाहिए किसी के अंदर। मैं अधिवक्ता हूँ, अगर मैं रोड में जा रहा हूँ, कई लोगों के अंदर आया है, अहम नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ। कोई भी है, रूटीन, हर किसी का अपना अपना काम होता है। सही बात। हर जगह पर हर जो जिस पद के लिए है वो अपने ऊपर सबसे बड़ा है। हम एक छोटे तबके का काम एक बड़ा वाला आदमी नहीं कर सकता, एक बड़े तबके का आदमी छोटा नहीं कर सकता, सब समान है। ये देश समानताओं का देश है, इसलिए सबका सम्मान करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। यही हमारा कानून भी कहता है। ठीक, देखिए आज आपने जाना, मेरा जी ने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया और आप सब लोगों को, क्योंकि हम लोग दो चार नहीं होते हैं। देखिए, वकीलों को हम जानते हैं, जज को हम देखते हैं, लेकिन कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ना नहीं चाहता है लोग, क्योंकि कहावत भी ये कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, जो कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको निकालते हैं या फिर वो सारी चीज़ें सहूलियत देते हैं, उन अधिवक्ताओं की दिक्कतों को, परेशानियों को आज आपने सुना। आपको ये करीब से जानने का मौका मिला कि देखिए, इनका भी एक परिवार होता है, इनको भी अपना जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं वो सारे निपटाने होते हैं, और कोई भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग, कोई इस तरीके की चीज़ें होती है तो उसमें भी इनको अपने परिवार के साथ या फिर परिवार को इनके साथ खड़ा होना पड़ता है। तो ये सारी जितनी समस्याएं हैं, इतनी मांगें हैं हमारे मेहरा जी की, ये एक जायज़ मांग की तरफ इशारा करते हैं। तो मेरा अपने से, खुद से मेरा पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरा जी को कंसिडर कीजिए और मेहरा जी की बातों को फिर से सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है को आप में से किसी का बच्चा जो है यहाँ पर आकर विधि में अपनी सेवाएं दे हैं, और अपने अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको थोड़ा सा मेहरा जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। और उनको रिक्वेस्ट मेहरा जी के लिए कि ये अगर चुन के जाते हैं तो ये सारी जो प्राइमरी समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके बारे में वहाँ पर जाकर पटल पे रखेंगे और काम करेंगे। क्यों मेहरा जी? बिल्कुल बिल्कुल 100% रखेंगे। तो आपका लास्ट क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूँगा, आप व्यूअर्स से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? भी अधिवक्ताओं से निवेदन है, मुझे केवल एक बार मौका दें। मेरा 61 नंबर में अपना जो क्रमांक नंबर में मेरा नाम है, उसके आगे एक नंबर का बोर्ड दे दें। 5 साल दे के देखें और एक विश्वास जता के देखें, और कथनी और करनी में मैं अंतर नहीं करूँगा। और लड़ाई लड़ूंगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 25 लोग और चुन के आएंगे वहाँ पर, अकेला मैं सब कुछ कर दूंगा, ये संभव नहीं है। लेकिन आपकी आवाज़ बन के जरूर वहाँ पर जाऊँगा। मेरा तो इतना ही कहना है, मैं इस चुनाव में लड़ रहा हूँ, मैं अधिवक्ताओं की मांग पर लड़ रहा हूँ, व्यक्तिगत में नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 2 बार सचिव भी रहा। मैंने काम करके यहाँ पर अधिवक्ताओं के सामने दिखाया और गिन के बार काउंसिल में पहुँचूंगा। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आप अधिवक्ताओं की जितनी समस्या है वो मैं उस पटल में जरूर उठाऊंगा, हर दिन उठाऊंगा, हर दिन कोशिश करूंगा कि इसका निराकरण हो। ठीक, मेहरा जी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सारी वैल्यूबल जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ठीक, नमस्कार। इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, इस जानकारी को अपने तक मत रखिएगा, प्लीज़ एक क्लिक से इसको आगे शेयर कर दीजिए, जिससे जो ये मेहरा जी की बातें हैं और ये जो हमारे अधिवक्ता हैं, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी के एक कदम पास और आप लोग पहुँचेंगे और लोग भी इसको जानेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही मिलता हूँ आपसे, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और पॉजिटिव वीडियो के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।